A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स इस अर्थ पर प्रेजेंट है विच आर लाइक टोटल 118 इन नंबर, जो 118 तरीके के एलिमेंट्स हैं, जो 118 तरीके के वैरायटी के जो एटम्स हैं, हम उनको किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं उनका। तो इसमें हम अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन वेरी मच डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक और ये जो है टेलीग्राम चैनल, इस पर आप इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना, तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल ओनली वन। तो इस चैप्टर को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आपने देखा कि क्लास 9 में हमने अलग अलग केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बात किया। तो हमने देखा कि मैटर जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। हमने देखा कि कंपाउंड्स एलिमेंट से कैसे डिफरेंट होते हैं। जब एक से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स कंबाइन होके कोई नया तरीके का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर्स के बारे में बात किया हमने हमने क्लास 9 में केमिस्ट्री के ही चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा था और क्लास 10 में भी हम केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि हमारे चारों तरफ जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स और मिक्सचर फॉर्म करते हैं। हमने ये देखा कि हम ये जानते हैं कि अभी तक 118 तरीके के एलिमेंट जो हैं अब तक खोज लिए गए हैं। अगर हम बात करेंगे किसी प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट की या किसी एक पर्टिकुलर तरीके के एटम की, तो 118 अलग अलग तरीके के एटम्स जो हैं अब तक अर्थ पर डिस्कवर कर लिए गए हैं। जो ये सारे के सारे एटम्स हैं वो एक तरीके के एटम्स जो होते हैं वो दूसरे तरीके के एटम से कैसे डिफरेंट होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। जो ये 118 तरीके के एलिमेंट्स है उसमें से 94 जो है वो नेचुरली अकरिंग है। मतलब जो नेचर के अंदर मिलते हैं वो सिर्फ 94 तरीके के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। टोटल हमने 118 तरीके के एलिमेंट्स को खोज लिया है। तो ये बाकी के जो नेचर में नहीं मिलते तो ये कहाँ मिलते हैं? तो ये लैब में मिलते हैं जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो जो है नेचर में हमको अभी तक नहीं मिले हैं। अभी तक जो हमारी डिस्कवरी है उसमें हमें नेचर में उन एलिमेंट्स का कोई ट्रेस नहीं मिला। वो एग्जिस्ट करते हैं बट हमने उनको क्रिएट किया है लैब में। जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं, हम उसकी अलग अलग एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमारी नॉलेज जो है वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। जो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। जो हमें नेचुरली अकरिंग मिलते हैं 94 और जो हमने लैब में क्रिएट करे हैं उन सभी के जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। तो अगर हम उनके प्रॉपर्टीज़ का पैटर्न देखते हैं, अगर हम ये सारे के सारे एलिमेंट्स 118 तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन सब की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो हमने पाया, साइंटिस्ट ने पाया कि वो जो अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं। मतलब कि वो एक ग्रुप में पाए जाते हैं इन द सेंस कि अगर हम कुछ जो एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल एलिमेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड ए, ठीक है, वो उनकी एक अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ है। दूसरे तरीके के एलिमेंट्स हैं जिसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स आएंगे, उनकी कुछ अलग तरीके की प्रॉपर्टीज़ है। तो साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया ओवर द ईयर्स, बार बार उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। फिर उन्होंने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, इन द सेंस कि एक तरीके के एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहा गया, दूसरे तरीके के एलिमेंट्स को मेटल्स कहा गया, उसमें से कुछ को नोबल गैसेस कहा गया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी। तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स जो ये टोटल 118 एलिमेंट जो अब तक मिल चुके हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो उस ग्रुप्स को हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर हम 118 एलिमेंट्स को इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, एक एक एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन जब हमने पूरे सारे एलिमेंट्स को बार बार स्टडी किया तो हमने देखा कि इन सब की कोई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ है, स्टैंडर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और स्टैंडर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने इनको ग्रुप कर दिया अलग अलग तरीके से। तो
इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई, इतने सारे एलिमेंट्स हमको मिल चुके हैं, उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की गई कि भाई उनको ये देखा गया, साइंटिस्ट ने, अर्ली स्टडीज़ हैं। अब आप ये मत सोचिएगा क्योंकि ये अर्ली स्टडीज़ हैं तो उस टाइम पे इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए नहीं थे पहले वाले, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल नहीं थे। अभी हम बात करेंगे कि कौन से टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो ये उस टाइम के स्टडीज़ है। तो यू जस्ट डोंट क्रिटिसाइज देम कि भाई ये रॉन्ग स्टडी उन्होंने उस टाइम पे दिया था। ये रॉन्ग स्टडी था ऑल्दो, लेकिन ये उस टाइम का बहुत अच्छा अटैम्प्ट था। इस अटैम्प्ट्स के बाद ही और साइंटिस्ट ने और अटैम्प्ट्स लिए और फिर देखा वो दे एंड अप ऑन द राइट थिंग। हमने क्या देखा? हमने देखा है कि अलग अलग जो चीज़ें हैं, वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। उनकी प्रॉपर्टी पे के बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। अगर हम अदर सिचुएशन की बात करें तो वी केम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज़। जैसे कि अगर हम देखते हैं शॉप है, उसके अंदर सोप्स जो होती हैं एक ही तरीके की रखी जाती है। एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई, आप बहुत बड़े मॉल में जाएंगे या बहुत बड़े दुकान में जाएंगे, आपके खुद के घर की बात करेंगे, तो आप देखेंगे अपनी चीज़ों को सही तरीके से रखने के लिए आप क्या करते हैं। आप एक ही जगह पे किताबें एक जगह पर रखेंगे, शूज़ एक जगह पे रखते हैं, बर्तन एक जगह पे किचन में होंगे, है ना। और उस तरीके से कपड़े आपके कबोर्ड्स में होंगे, उसमें अलग अलग सेक्शंस आप डिवाइड कर लेते हैं कि भाई ठीक है, ये वाली अलमारी जो है ये पापा की है या मम्मी की है या बच्चों की है। इस टाइप से क्या होता है कि आप क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को। तो क्लासिफिकेशन हम बेसिकली करते क्यों है? क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमको उन सारी की सारी चीज़ों को अरेंज करने में ईजी रहे, ठीक है। साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने भी बहुत सारे अटैम्प्ट्स लिए टू क्लासीफाई एलिमेंट्स उसी तरीके से। तो उन्होंने एलिमेंट्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया? प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। एंड ऑब्टेन अ ऑर्डरली अरेंजमेंट आउट ऑफ केओस। उन्होंने देखा कि भाई उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू किया और उनको जो है इतना हाफिज़ाड 118 तरीके के अलग अलग, उस टाइम पे 118 तो नहीं थे लेकिन उस टाइम पे 50-60 एलिमेंट्स हमें मिल चुके थे रफली। तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स मिले थे उनको क्लासीफाई करना जो था वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो रहा था। जो अर्लीस्ट अटैम्प्ट था टू क्लासीफाई एलिमेंट जो था उसमें 2 ग्रुपिंग सामने निकल कर आए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर फर्दर जब क्लासिफिकेशंस हुई तो क्या हुआ? वी ट्राइड आउट आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ इंक्रीजेज। धीरे धीरे हमें सिर्फ स्टार्टिंग की क्लासिफिकेशन में हमें एक ही बात समझ में आई कि भाई एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन धीरे धीरे और स्टडीज़ होती गई और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता रहा एलिमेंट्स की। तो फिर हमने उनके बीच में से भी, मेटल और नॉन मेटल के बीच में से भी फर्दर क्लासिफिकेशन शुरू हुई। तो अगर हम सबसे पहली क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो साइंटिस्ट हैं डॉब्रेनियर स्ट्रायड। डॉब्रेनियर जो है वो साइंटिस्ट है। उन्होंने एक अपना कंसेप्ट दिया डॉब्रेनियर स्ट्रायड को। तो कब की बात है ये देखिए, 1817 की, 1817 की बात है। डॉब्रेनियर जो साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की एलिमेंट को, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़। उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में डालना शुरू किया। तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? दिस इज़ द सबसे न्यू क्लासिफिकेशन है, ये सबसे पुरानी क्लासिफिकेशन है। हम इसको पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एटलीस्ट आपको इनके नाम से फेमिलियर होना ज़रूर चाहिए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने किस बेसिस पे, जो स्टार्टिंग वाली जो क्लासिफिकेशन थी वो किस बेसिस पे आई, फिर उसके बाद सेकेंड तरीके की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे आई, फिर जो सबसे अच्छी जो क्लासिफिकेशन जो मॉडर्न टेबल है वो किस तरीके से इवॉल्व होता है। तो क्या हुआ था, उन्होंने जो है ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स को रखना शुरू किया। उन्होंने ग्रुप फॉर्म किया जिसके अंदर उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स को डाल दिया। तो उन्होंने जो ये 3 एलिमेंट्स थे, उन्होंने क्योंकि 3-3 ही कॉल्ड दिस ग्रुप एज ट्रायड, क्योंकि 3-3 एलिमेंट को डाला था। डॉबर्नियर ने ये बताया कि जब 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड वर रिटन इन अ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनका बेसिस क्या था? एटॉमिक मास था। एटॉमिक मास को उन्होंने बेसिस लिया था। एटॉमिक मास आप जानते हैं, देखिए एक हमने बात की थी, बार बार हम बात कर रहे हैं, ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेग्लिजिबल मास होता है, ठीक है। तो इसको मिलके एक एटम का मास बनता है।
तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, जब उन्होंने ग्रुप में रखा एलिमेंट्स को, 3-3 के ग्रुप में जब उन्होंने एलिमेंट्स को रखा, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा। जो एटॉमिक मास जो मिडिल वाले एलिमेंट का था वॉज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। उन्होंने मान लीजिए ए बी सी ऐसे करके 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा, तो जो बी का एलिमेंट, इसका जो एटॉमिक मास था वो इसके और इसके एटॉमिक मास का एवरेज था। इन दोनों का जो एटॉमिक मास हो सकता है उसका एवरेज अगर आप निकालेंगे तो सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो उन्होंने ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कि उनका जो ट्रायड था उसमें था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तो लिथियम का 6.9, 39, तो इसका अगर एवरेज को कर देंगे दोनों का तो सेंटर वाले का एटॉमिक मास आ जाता है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने जो अपनी ग्रुपिंग के अंदर किस तरीके के एलिमेंट्स को रखा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को रखा। जब उन्होंने एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, डज इट कंपेयर विद द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टडी की। तो उन्होंने देखा सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स गिवन बिलो आर सम ग्रुप ऑफ, अब इन्होंने जो डॉबर्नियर का जो ऑब्जर्वेशन था उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ ग्रुप्स दिए थे। ये इनिशियल अटेम्प्ट है, तो उन्होंने कुछ ग्रुप्स दिए थे जिसके अंदर उन्होंने एलिमेंट्स को रखा था, मतलब वो वाले ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को उन्होंने ग्रुप किया था। तो ये जो एलिमेंट्स थे दे आर अरेंज डाउनवर्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। हम देख लेते हैं कौन कौन सा ग्रुप है। ये देखिए, सोडियम, पोटेशियम, आर्सेनिक, 14, 31, ये ग्रुप बी, कैल्शियम। फिर ये देखिए ग्रुप सी। तो आप इनका एटॉमिक मास देखिए इंक्रीज हो रहा है। यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी form Dobbernier triad. Dobbernier could identify only 3 triads from the elements known at that time. Hence, this system of classification into triad was not found to be useful. अब जो डॉबर्नियर ने सिर्फ कुछ एलिमेंट्स जो थे वो सेम प्रॉपर्टीज़ रखते थे, उन्हीं को ग्रुप किया था। कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स थे जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी, उन्होंने उसको 3-3 के ग्रुप में बना दिया था। तो ये उन्होंने दिया था। लेकिन उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट नोन थे उसमें सारे के सारे एलिमेंट इनके ट्रायड में फिट नहीं बैठ रहे थे, मतलब सब के सब एलिमेंट्स को इस तरीके से क्लासीफाई नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये इनका बहुत इनिशियल अटैम्प्ट था तो इट वाज अप्रिशिएटेड, ऑल्दो इट वाज लेटर ऑन क्रिटिसाइज, क्योंकि ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं था। तो ये देखिए, ये उन्होंने 3 तरीके के एलिमेंट्स को इसमें क्लासिफिकेशन कर दिया। तो ये था बहुत ही फर्स्ट जो अटैम्प्ट था, बहुत ही नेव अटैम्प्ट, बहुत ही फर्स्ट वाला अटैम्प्ट था इनिशियल। फिर इसके बाद आते हैं एक और साइंटिस्ट, इनका नाम था न्यूलैंड्स। न्यूलैंड जो थे उन्होंने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ये इन्होंने क्या किया था, जैसे ही पहले वाले जो साइंटिस्ट थे डॉबर्नियर्स, इन्होंने एनकरेज किया बाकी के साइंटिस्ट को। भाई पहले उन्होंने ग्रुप कर दिया, ऑल्दो उनका करेक्ट नहीं था, लेकिन बाकी के लोगों को तो उससे मोटिवेशन भी मिला और जो स्टडी वो कर चुके हैं उसके आगे उन्होंने स्टडीज़ शुरू किए। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1866 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस। जो उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। उन्होंने जो स्टार्ट किया विद द एलिमेंट ऑफ द लोएस्ट एटॉमिक मास, जो कि हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन जिसका लोएस्ट एटॉमिक मास है वहाँ से स्टार्ट किया और उन्होंने एंड किया थोरियम पे, जो कि 56th एलिमेंट था उस टाइम। तो 56th एलिमेंट जो कि थोरियम है उसके ऊपर एंड किया। तो उन्होंने ये देखा कि हर 8th एलिमेंट जो है, हर 8th एलिमेंट, ये उनका ऑब्जर्वेशन, अब देखिए कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया उन्होंने। हर 8th एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। हर एक 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट के जैसी होती है। एंड ही कंपेयर्ड दिस टू ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। जो ऑक्टेव्स जो म्यूजिक के अंदर जो ऑक्टेव्स होते हैं उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि हर 8th एलिमेंट जैसे ही रिपीट होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6, तो हर 8th एलिमेंट जो आएगा टर्न में वो पहले वाले जैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ दोनों की सेम होंगी। इसलिए उनके लॉ को बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव था, द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। सोडियम इज द 8th एलिमेंट। तो उनकी जो ये ऑब्जर्वेशन थी एकदम करेक्ट थी। उन्होंने देखा कि भाई
जो भी एलिमेंट 8 नंबर पे फिर फॉल करते हैं उनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले के जैसी होती है। बेरिलियम मैग्नीशियम जो होती है वो भी रिजेंबल करता है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, दिस इज़ न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स जो है उनकी ये पीरियोडिक टेबल है। उन्होंने इस तरीके का पीरियोडिक टेबल दिया जिसमें उन्होंने इन सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये म्यूजिकल नोट क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देखिए जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है इसमें देखा गया वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, जो न्यूलैंड्स का पीरियोडिक टेबल था, उसका जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक जो था वो तो फुली एप्लीकेबल था। बट जैसे ही हम एज आफ्टर द कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट जो था वो डिड नॉट पोजेस द सिमिलर प्रॉपर्टी। कैल्शियम के लेवल तक तो ठीक है, तब तक तो इंक्रीज करेंगे आप एटॉमिक मास तो हर 8th एलिमेंट जो होगा पहले वाले के जैसा होगा। बट उसके बियॉन्ड जैसे ही हम गए, कैल्शियम के बियॉन्ड जैसे ही हम जाते हैं तब ये वाला लॉ जो है ये फेल हो जाता है। It was assumed by Newlands that only 56 elements existed in the nature and no more elements would discover in the future। उसने ऐसा सोच लिया था कि जितने 56 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं वही एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ प्रेजेंट हो सकते हैं। उसने जो फ्यूचर में हम कौन से नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करेंगे उसके बारे में उसने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। तो दीज वर द लिमिटेशन। लेटर ऑन क्या होता है, सेवरल नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ है लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं बैठती। तो फिर ये सारे के सारे जो है हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं कि ये इस बेसिस पर उसके जो लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्रिटिसाइज किया गया, डिस्कार्ड किया गया। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू दिस टेबल न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। उसने क्या किया, जब उसने देखा कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम नहीं आ रही है, मतलब हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही है आफ्टर कैल्शियम, तो उसने क्या किया, एक ही स्लॉट पे 2-2 एलिमेंट्स को रखना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, बहुत अनलाइक एलिमेंट्स हैं उनको भी साथ में टुगेदर ग्रुप कर दिया। तो एज पर टेबल गिवन, नोट that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine chlorine। ये देखिए इसमें आप देखेंगे तो क्लोरीन फ्लोरीन के साथ में ही है जो इन्होंने प्लेस कर दिया है, कोबाल्ट को भी। आयरन विच रिजेंबल कोबाल्ट एंड निकल, तो मतलब ये सारे के सारे जो हैं ये सारे लिमिटेशंस हैं, आप इसको पढ़ लेना। तो मतलब क्या था, न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसने बोला कि हर 8th एलिमेंट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी पहले वाले की जैसी। ये बात ठीक थी, लेकिन अप टू कैल्शियम, कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स थे उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इस एनोमली को ठीक करने के लिए क्या किया, एक ही स्लॉट पे 2-2 एलिमेंट्स को डालना शुरू कर दिया, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले 2 एलिमेंट्स को भी साथ में डाल दिया, विच वॉज रॉन्ग। और फिर क्या देखा उन्होंने, सिर्फ 56 एलिमेंट को कंसिडर किया, उन्होंने ये कंसिडर किया ही नहीं कि जो है इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स आते हैं उसका क्या होगा, तो उन्होंने उसका कंसिडरेशन में उसको लिया ही नहीं। फिर आती है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने क्या किया, अब इसके बाद भी डेवलपमेंट तो जारी रहती है, एक कोई लॉ आया, कोई थ्योरी आई, उसको अगर वो रिफ्यूट हो जाती है, नहीं भी होती है, तो साइंटिस्ट क्या होती है अपनी खुद की नई डिस्कवरीज करते रहते हैं। तो ये वाला लॉ ऑफ ऑक्टेव भी डिस्कार्ड कर दिया गया। उसी टाइम पे नया लॉ आता है विच इज़ गिवन बाय मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उन्होंने नई पीरियोडिक टेबल बनाई। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना रिसर्च कंटिन्यू रखा। उन्होंने एक पैटर्न दैट कोरिलेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, उन सब ने वो भी क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास को ही बेसिस लेके प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे एलिमेंट्स की। जो मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे, इनको जाता है, इन्होंने काफ़ी अच्छी पीरियोडिक टेबल दी थी। तो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, जिसमें इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास एंड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एक पीरियोडिक टेबल बनाए, एलिमेंट्स को ग्रुप किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जब मेंडलीव ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास
ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसने बताया कि जैसे जैसे एटॉमिक मास का रिलेशनशिप होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ एलिमेंट की, उन्होंने ये बताया। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स अभी आ चुके थे, उससे पहले कितने थे? 56। अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने किस पे कॉन्सेंट्रेट किया? उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स थे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के साथ मिलकर तरह तरह के और कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया। तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल अपना बनाया था। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों सिलेक्ट किया? सिर्फ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दोनों रिएक्टिव होते हैं और इनके बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ इनकी कंपाउंड फॉर्म करने की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो ऐसे एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया और उनके कंपाउंड्स को सिलेक्ट किया। ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स formed by an element was treated as one of the basic property of element for its classification। जो भी एलिमेंट्स दूसरे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स या हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनाते थे, उसके बेसिस पर उसने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, ये आपको इतना आपको जानना ज़रूरी है। तो अभी तक हमने 3 डॉबनियर पढ़ा हमने, फिर हमने न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, फिर हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पर हम पहुंच गए हैं। उन्होंने क्या किया? ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इन्होंने किया क्या? जब वो अपने क्लासिफाई कर रहे थे एलिमेंट्स को, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले 63 तरीके के एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे, तो उन्होंने 63 तरीके के कार्ड्स बनाए। हर एक एलिमेंट पे, हर एक कार्ड पे एक एक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को रखा, सारे कार्ड्स को अपने टेबल पे फैला लिया, और फिर जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले थे उनको एक एक जगह पे ग्रुप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने बहुत लंबा काम करते थे वो। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो एलिमेंट है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल एंड वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने देखा कि जितने एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे, उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर उन्होंने जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखा था उनको उन्होंने ग्रुप कर दिया था। एक जो उन्होंने बहुत खास बात ऑब्जर्व की, दैट देयर अकर अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, कि सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती है कुछ देर के बाद। इसके बेसिस पर मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ बनाया, फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। उसने वो क्या बोलता था लॉ? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये मेंडलीव ने बोला, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। The properties of elements are the periodic function of their atomic mass। ये मेंडलीव ने बोला था, which was later on corrected। तो मेंडलीव की periodic table contains vertical column called groups and horizontal column called periods। वो सारे उन्होंने बना दिए थे। तो मेंडलीव का जो periodic table था was published in, ये जर्मनी में पब्लिश हुआ था, in the formula of oxides and hydrides at the top of the column R is used to represent any of the element in the group। तो ये उनका पीरियोडिक टेबल उन्होंने दे दिया था। ओके, एक जो चीज़ उन्होंने और की थी वो ये थी, अचीवमेंट क्या थी उनकी? जब उन्होंने ये डेवलप की पीरियोडिक टेबल, तो देयर वर फ्यू इंस्टेंस वेयर मेंडलीव हैड टू प्लेस एन एलिमेंट विद स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास बिफोर एन एलिमेंट विच वॉज हैविंग स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास। उसको ये करना पड़ता था, मतलब चल रहे हैं, उसने ज़रूरी नहीं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे किया। कई बार ये होता था एक एलिमेंट का एटॉमिक मास दूसरे वाले एलिमेंट से कम होता था, लेकिन उसको बाद में प्लेस करना पड़ता था। तो जो सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। उन्होंने ये किया, कोबाल्ट के केस में किया, निकल से पहले आता है। फर्दर मेंडलीव ने जो क्या किया, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट था। मेंडलीव ने क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल के बीच में गैप्स छोड़े, गैप्स थे उसके पीरियोडिक टेबल में। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट, उसने डिफेक्ट नहीं बोला, उसने बोला, उसने प्रिडिक्ट किया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट्स दैट हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दिस टाइम। ये उसने उस टाइम पे बोला कि ये जो है मेरी पीरियोडिक टेबल के बीच में जो खाली स्पेसेस है, दीज आर नॉट डिफेक्ट्स, ये वो एलिमेंट्स फिल करेंगे फ्यूचर में जो कि बाद में डिस्कवर होंगे। तो जो फ्यूचर डिस्कवरी होगी एलिमेंट्स की, दोज गैप्स विल बी फिल्ड बाय दोज फ्यूचर एलिमेंट्स। ये मेंडलीव ने अपने इसमें बता दिया।
मेंडलीव नेम्ड आफ्टर देम प्रीफिक्सिंग संस्कृत वर्ड एका। उन्होंने जो वो एलिमेंट्स खाली रह गए थे उनके पीछे एक संस्कृत का वर्ड एका यूज़ किया, एक एलिमेंट का नाम देके उसके पीछे एका लगा दिया उसने, जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते थे, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। मतलब खाली था वो जगह, वहाँ पे उसने ये बताया कि भाई वो किसके जैसा दिखेगा हमको, उसके नाम से उन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका गैलीनियम, ये उसने उसके पीरियोडिक टेबल के बीच में गैप्स को छोड़ा। ठीक है, दिस प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर गैप्स थे, उसने मेंडलीव ने ये बोला कि ये फ्यूचर में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो इस गैप को फिल करेंगे। फर्दर एक और बात थी, इट वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव प्रिडिक्शन दैट लेड टू केमिस्ट नॉट ओनली टू एक्सेप्ट हिज पीरियोडिक टेबल but also recognize him as the originator of the concept on which it is based। तो मेंडलीव ने जो अपनी क्लासिफिकेशन दी थी, मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, उसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन हैव बीन मेंशन्ड इन मैनी कॉन्टैक्ट्स बिफोर दिस। ये जो गैसेस थी was discovered very late because they were inert and present in extremely low concentration in our atmosphere। So one of the strength of periodic table was when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order। जो ये नोबल गैसेस भी थी वो भी पुराने वाले एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना उस पीरियोडिक टेबल में ऐड की जा सकती थी एक अलग कॉलम के फॉर्म में। तो ये जो थी ब्यूटी थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो मेंडलीव जो हैं उन्होंने एक ऐसी पीरियोडिक टेबल दी थी विच वॉज वेरी वेरी रेलेवेंट। उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट पीरियोडिक टेबल थी। उसके अंदर गैप्स भी थे फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए, उसके अंदर उन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स को एका एका करके नाम प्रीफिक्स ऐड कर करके उन्होंने वो उसको दिया भी। फिर कुछ लिमिटेशंस भी थी मेंडलीव की। तो लिमिटेशंस क्या थी? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल दैट ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल जो होते हैं, अच्छा अभी अल्कली मेटल क्या होते हैं ये हम फुल फ्लेजेड जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, इसके बाद वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एक्चुअली जो हाइड्रोजन जो होता है वो रिजेंबल करता है अल्कली मेटल से, लेकिन लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन जो होता है कंबाइन होता है हैलोजन से, ऑक्सीजन से एंड सल्फर टू फॉर्म द कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फॉर्मूला एज शोन इन द एग्जाम्पल हेयर। ऑन द अदर हैंड, just like halogen, hydrogen also exists as diatomic molecule and it combines with the metal and non-metal to form covalent bond। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसने ये क्रिटिसिज्म, इसकी लिमिटेशन ये है कि इन्होंने हाइड्रोजन को सही जगह पे जो प्लेस नहीं किया था। कोई फिक्स पोजीशन नहीं हो सकती है, नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल की, हमारे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन थी। सेकेंड, तो जो मेंडलीव जो थे वो हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस असाइन नहीं कर पाए अपनी पीरियोडिक टेबल में। सेकेंडली, आइसोटोप जो थे वो डिस्कवर नहीं हुए थे, लेटर ऑन डिस्कवर हुए थे आफ्टर मेंडलीव हैज़ प्रपोज हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। तो आइसोटोप जो थे, isotope of an element having similar chemical properties but different atomic mass, ये होता है आइसोटोप। तो आइसोटोप जो थे ऑफ ऑल एलिमेंट पोज अ चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो वो वहाँ पे कहाँ पे प्लेस होंगे, वो उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देते थे। दूसरा प्रॉब्लम था कि जो एटॉमिक मास जो होता है डू नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट। So it was not possible to predict how many element could be discovered between two elements, क्योंकि उसने अपनी पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या रखा था, अगेन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है ग्रेजुअल इंक्रीज शो नहीं करता, तो हमें कभी पता नहीं चलता था कि इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स और आने बाकी है। तो स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हैवियर एलिमेंट्स, तो हमें ये पता नहीं चलता था। ये अगेन एक और लिमिटेशन है। तो ये जो सारे के सारे जो थे ये मेंडलीव के लिमिटेशंस थे। तो अब तक के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम जो है अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स जो अब 118 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट जो केमिस्ट होते थे उन्होंने जब क्लासिफिकेशन शुरू किया था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना, उस टाइम पे उनका नंबर 50-60 कुछ हुआ करता था।
तो उस टाइम पे उन्होंने उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। क्लासिफिकेशन के किस किस तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट किया, क्या क्या उन्होंने बेसिस रखे, अलग अलग मॉडल्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ा था। इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम जो पढ़ेंगे वो होगा अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम किस तरीके से रीड करते हैं, उसका बेसिस क्या होता है। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो कितने तरीके के एलिमेंट्स जो है नेचर में प्रेजेंट होते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। पार्ट 2 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही उसी में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू सो मच and best of luck for your preparation.